मैं हूं अर्पिता आर्या। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे एनकाउंटर मामले की पुलिस जांच होगी। ये जांच कानपुर में गोविंद नगर थाने के एसएचओ को सौंपी गई है। नियम के मुताबिक सभी एनकाउंटर की जांच होती है और इसी नियम के तहत ये विकास दुबे एनकाउंटर की जांच गोविंद नगर थाने के एसएचओ को सौंपी गई है। इस बीच विकास दुबे का कानपुर के भैरव घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान विकास दुबे की पत्नी के साथ साथ परिवार के कुछ सदस्य और महिलाएं भी मौजूद थीं और उन्होंने भी विकास दुबे के एनकाउंटर को सही ठहराया है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी विकास दुबे एनकाउंटर की जांच को लेकर याचिका दायर की गई है और इस याचिका में आरोप लगाया गया कि विकास दुबे को साजिश के तहत मारा गया है ताकि उससे जुड़े सफेद पोश लोगों के राज न खुल सके। विकास दुबे जो अपराधी था जिसने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी, उसको लेकर उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया कल रात और उसको लेकर हमने एक याचिका दायर की है, इमरजेंसी याचिका दायर करी है जिसको सीजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये प्रेयर करी है कि पुलिस ने जानबूझकर विकास दुबे को इसलिए एनकाउंटर करा है कि जिससे कि जिन नेताओं का, जिन अधिकारियों का उनको संरक्षण प्राप्त था, उनके नाम उजागर ना हो पाए। केरल में सोने की तस्करी के मामले में मुख्यमंत्री पी विजयन के खिलाफ विपक्ष ने हमले तेज कर दिए। मुस्लिम लीग और उसकी यूथ विंग यूथ लीग ने राज्य के कई हिस्सों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए, जिनमें कोझिकोड भी शामिल है। कोझिकोड में यूथ लीग के कार्यकर्ता मार्च करते हुए डीएम दफ्तर तक पहुंचे। दफ्तर के गेट पर पुलिस बैरिकेडिंग कर पहले से तैयार थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के बैरिकेडिंग के पास पहुंचते ही पानी की बौछार शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी फिर भी डटे रहे तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। काफी देर तक कलेक्ट्रेट के बाहर हंगामा चलता रहा। कुछ ऐसा ही प्रदर्शन मुस्लिम लीग के नेताओं ने मलप्पुरम में भी किया, जहां नेता मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। पुलिस इसके लिए पहले से तैयार थी। नेताओं को अंदर घुसने से पुलिस ने रोक दिया और प्रदर्शनकारी गेट के सामने खड़े होकर काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। मुस्लिम लीग सोने की तस्करी की आंच सीएम दफ्तर तक पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया। बीती रात 10 बजे से ही ये लॉकडाउन जारी है। यूपी की दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया है। दूसरे राज्यों से आने जाने वालों की सख्ती से जांच की जा रही है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और गाड़ियों को ही आने जाने की इजाजत दी जा रही है। 3 दिन के लॉकडाउन में यूपी में सभी दफ्तर, बाजार, ग्रामीण इलाकों में लगने वाले बाजार, अनाज मंडी पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी। साथ ही धार्मिक संस्थान भी इस दौरान खुले रहेंगे। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है और लोगों से बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील भी की जा रही है। ये 2 तस्वीरें दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर में भी देखिए पुलिस वाले खड़े हैं और वहाँ पूरी चेकिंग हो रही है। वहीं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। यहाँ पूरी चेकिंग के साथ, यानी अगर कोई ज़रूरी काम से जा रहा है उसको तभी जाने के लिए दिया जा रहा है, नहीं तो उसे वापस भेज दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से बचाव वाली दवाएं खरीदने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया। सरकार को खबर मिली थी कि कुछ दवा कारोबारी कोरोना से बचाव करने वाली दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह ने खुद कुछ अधिकारियों के साथ दवा की दुकानों पर छापा मारने पहुंच गए। ऐसी ही एक दुकान से सामने आई तस्वीरों में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री वहां बिकने वाली दवाओं की बारीकी से जांच करते नजर आए। उन्होंने दुकान में रखी दवाओं के अलावा उन कागजों की भी जांच की जिनमें दवाओं की बिक्री का रिकॉर्ड रखा जाता है। जांच के बाद उन्होंने दुकान के मालिक को दवाओं की कालाबाजारी से बचने की हिदायत दी। फूड पोजीशन उनको बोलते हैं सर ज्यादा पैसा लेके भी आप बताओ कहाँ मिलेगा, हम बोलते हैं नहीं मिलेगा सर। खबर है कि कोरोना से बचाव में काम आने वाली दवाएं रेमडेसिविर और टोसिलीजुमाब की कुछ दवा कारोबारी कालाबाजारी कर रहे थे। इसी कालाबाजारी पर लगाम लगाने के मकसद से महाराष्ट्र सरकार ने इन दवाओं को खरीदने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया। आधार कार्ड को लेके ही वो दवा दिया जाए और उसके बाद में जिस हॉस्पिटल में उसको यूज हो रहा है उसको ट्रैकिंग किया जाए। पंजाब में एक सरकारी कंपनी से घी और दूध का ठेका छीनने पर सियासत तेज हो गई है। सरकारी कंपनी से ये ठेका पंजाब के सभी गुरुद्वारों का संचालन करने वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने छीना और पुणे की एक प्राइवेट कंपनी को वहां के सभी गुरुद्वारे में घी और दूध की सप्लाई करने का ठेका दे दिया गया।
इससे पहले पंजाब के गुरुद्वारों में बनने वाले प्रसाद के लिए राज्य सरकार के सहकारिता विभाग की एक कंपनी से घी और दूध खरीदा जाता था, लेकिन इस कंपनी के उत्पादों के दाम ज्यादा बताकर अगले 3 महीनों के लिए यह ठेका पुणे की एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अकाली दल का दखल माना जाता है और इसलिए पंजाब सरकार ने एसजीपीसी के इस फैसले पर कड़ा एतराज जताते हुए उसे एक चिट्ठी लिखकर फैसला वापस लेने की मांग की। आप क्यों किसान जो गुरु घर का पैसा है बाहर स्टेट में क्यों भेज रहे हो? जहाँ का जो प्रोडक्ट है वो पंजाब के पास ही रहना चाहिए। जो किसान मिल रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं कि हमें ठग लिया इन्होंने, वो तो ठगा सा महसूस कर रहे हैं, धोखा ही दिया है। अकाली दल ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के फैसले को सही ठहराते हुए पंजाब सरकार के आरोपों पर पलटवार किया। साथ ही इस फैसले से सालाना करोड़ों रुपए की बचत का भी दावा किया। अगर वो टेंडर ज़्यादा वाला एक्सेप्ट कर लेते तो रंधावा साहब बदनामी करते कि एसजीपीसी ने नीचे वाला टेंडर छोड़ के महंगे वाला दिया। अब जब उन्होंने 20 करोड़ साल के बचाए, अब रंधावा साहब दूसरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिल्म दिल बेचारा का पहला गाना जारी कर दिया गया। सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का पहला गाना जारी कर दिया गया। ये फिल्म 24 जुलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मध्य प्रदेश के रीवा में एक सौर ऊर्जा पावर प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट की बिजली का इस्तेमाल राज्य के अलावा दिल्ली मेट्रो भी करेगी। पीएम मोदी ने ऐसी योजनाओं को आत्मनिर्भर देश बनने के लिए काफी अहम बताया। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में मेट्रो रेल तक को रीवा से लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार ने वन महोत्सव की शुरुआत कर दी, जिसके तहत 3 महीने में पूरी दिल्ली में 31 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। इनमें आंवला, नीम, अमरूद, गिलोय, नींबू और तुलसी जैसे कई पौधे लगेंगे। इस साल कोरोना की स्थिति होने के बावजूद 31 लाख पौधे लगाने का दिल्ली में हमने लक्ष्य रखा है, जिसकी आज शुरुआत हुई है। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर फीस बढ़ाने वाले कुछ स्कूलों का विरोध किया। एमएनएस ने फीस बढ़ाने का फैसला वापस नहीं लेने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि पालक भी खुश रहे और स्कूल का भी मैनेजमेंट चलता रहे। गुजरात के सुरेंद्रनगर में जुआ खेलने के मामले में फरार आरोपी थाने में सरेंडर करने पहुंचा तो दारोगा ने उससे गाना सुनाने की फरमाइश कर डाली। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोपी एक गायक भी है। असल में पुलिस ने एक मकान में जुआ खेल रहे लोगों पर छापेमारी की थी, जिसमें कुछ लोग भाग निकले थे। आरोपी गायक भी फरार हो गया था, जिसके बाद वो खुद थाने में सरेंडर करने पहुंचा। आरोपी गायक को देखकर दारोगा ने उससे गाना गाने की अपील की और गायक ने थाने में ही हारमोनियम निकालकर गाना शुरू कर दिया। गाना सुनकर दारोगा इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने गायक के गाना शुरू करते ही उसे पैसे भी दे दिए। अमेरिका के मिनेसोटा में आए एक तेज बवंडर की चपेट में आकर एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस ताकतवर बवंडर की डराने वाली तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें वो तबाही मचाते हुए आगे बढ़ता नजर आया। बवंडर इतना खतरनाक था कि उसने कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। हर तरफ बर्बादी नजर आने लगी। तेज हवाओं की वजह से कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। कुछ दूसरी इमारतें भी तबाह हो गईं। बवंडर की चपेट में आई कई गाड़ियां इधर उधर पलटी नजर आईं। बवंडर इतना ताकतवर था कि वहां खड़े कई भारी भरकम ट्रक तक पलट गए। एक तेल टैंकर भी उड़कर दूर जा गिरा। बवंडर की चपेट में आने से कई पेड़ टूट गए, जबकि फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 7,862 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 226 लोगों की मौत हुई। अकेले मुंबई में ही कोरोना के 1337 नए मामले सामने आए और 73 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,38,461 हो गई है।
महाराष्ट्र के पुणे, ठाणे और पिंपरी चिंचवड़ में फिर से लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया गया। राज्य सरकार ने इन जगहों पर कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ये फैसला लिया और पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में 13 जुलाई से 23 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। इसके अलावा मुंबई के पास ठाणे में भी 12 जुलाई से 19 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। इन जगहों पर अब सिर्फ जरूरी चीजों की दुकानें खुलेंगी और बिना इमरजेंसी के किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं मिलेगी। नंबर इतना बढ़ते जा रहा है कि ये हॉस्पिटल बेड मैनेज करना और सीसीसी मैनेज करना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, इसी वजह से लॉकडाउन किया गया। पटना एम्स में कोरोना की वैक्सीन समय से नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से उसका ट्रायल शुरू नहीं हो सका। जानकारी के मुताबिक पटना एम्स में कोरोना महामारी की वैक्सीन कोवैक्सीन समय से नहीं पहुंच सकी, जिस वजह से अस्पताल में इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल मतलब इंसानों पर परीक्षण शुरू नहीं हो सका। बताया गया कि यह ट्रायल 2 चरणों में होना है और पहले चरण में 100 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए अस्पताल के 5 डॉक्टरों की एक टीम भी गठित कर दी गई। खबर है कि पटना एम्स के अलावा देश के 12 संस्थानों को भी इस काम के लिए चुना गया है, जहां 1100 से 1200 लोगों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने की तैयारी है। महाराष्ट्र के सोलापुर में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में शिवसेना के कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि पाबंदी के बावजूद वो कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर घूम रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया तो हंगामा शुरू हो गया। शिवसेना का कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गया और पुलिस हिरासत में न जाने की जिद करने लगा, लेकिन पुलिस वाले भी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उसे जमीन से उठाया और अपनी गाड़ी तक ले गए, लेकिन उस पर चढ़ने में भी उसने आनाकानी की, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने उसे धक्का देकर अपनी गाड़ी पर चढ़ा दिया। सुनील गावस्कर को उनके जन्मदिन पर कई हस्तियों ने बधाई दी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर 71 साल के हो गए। उनके जन्मदिन पर सचिन तेंदुलकर समेत कई हस्तियों ने उन्हें बधाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस माफ करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए राज्यों की हाई कोर्ट में अपील करने की सलाह दी। लखनऊ पुलिस ने विकास दुबे की पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद कानपुर हिंसा में विकास की पत्नी की भूमिका होने से इनकार किया। पुलिस का कहना है कि वो पिछले हफ्ते कानपुर में घटना के वक्त भी वहां मौजूद नहीं थी। जम्मू में एक शोरूम में लगी आग को दमकल की 4 गाड़ियों ने किसी तरह बुझाया। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। महाराष्ट्र में ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की परीक्षा पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच ठन गई, क्योंकि कोरोना की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने आखिरी साल की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था। लेकिन देश के विश्वविद्यालयों में परीक्षा से जुड़े निर्णय करने वाली संस्था यूजीसी ने आखिरी साल की परीक्षा अनिवार्य करने का ऐलान कर दिया और सभी विश्वविद्यालयों से सितंबर के अंत तक ग्रेजुएशन के फाइनल एग्जाम करवाने को कहा, जिसके बाद महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर अपना विरोध जताया और आखिरी साल की परीक्षाएं नहीं कराने की बात पर अड़े रहे। उधर सरकार करीब 1 महीना पहले ही ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के छात्रों को बिना परीक्षा के पास करने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि वहां के राज्यपाल ने राज्य सरकार के फैसले का उसी वक्त विरोध किया था। हमने तो केंद्र सरकार को डायरेक्टली लेटर लिखा है कि हम ये एग्ज़ाम नहीं कर सकते, आप इसमें चेंजेस करके हमको भेज दो। हमने कल ही बोला है, अभी 2-3 दिन रुकने के बाद आगे कैसा जाने का वो तय करेंगे। राज्य सरकार भले ही अपनी बात पर अड़ी हो, लेकिन बीजेपी की दलील है कि अगर छात्रों को बिना परीक्षा दिए पास किया गया तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। जिस विषय में बच्चा फेल है तो उसको बाकी जिस विषयों में वो पास है उसके एग्रीगेट मार्क देकर उसको पास किया जाए। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र के इन ग्रेजुएट्स के नौकरी का बड़ा सवाल, बड़ी समस्या खड़ी होगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक महिला से बदसलूकी के आरोप में सिविक पुलिस फोर्स के एक जवान को लोगों ने बुरी तरह पीट दिया। आरोप है कि उसने ये बदसलूकी वहां कोरोना मरीजों के लिए बने एक आइसोलेशन सेंटर में की, जिसके बाद लोगों ने तो उसे पीटा ही, पुलिस वालों ने भी उस पर जमकर लाठियां बरसाईं। गुस्साए लोगों ने आइसोलेशन सेंटर के बाहर भी हंगामा किया। समझाने के बाद भी जब लोग पीछे नहीं हटे तो वहां के दरवाजे बंद कर दिए गए। इस घटना में सिविक पुलिस फोर्स के आरोपी जवान के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया।
यूरोप के देश फिनलैंड में सौर ऊर्जा से चलने वाली एक नाव समुद्र में उतारी गई। ये नाव फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी से बाल्टिक सागर को पार करते हुए पड़ोसी देश एस्टोनिया की राजधानी तालिन पहुंची और इस बीच नाव ने करीब 80 किलोमीटर का सफर तय किया। नाव पर सूरज की रोशनी की ऊर्जा में बदलने के लिए सोलर पैनल लगे दिखे, साथ ही इसमें लोगों के बैठने का भी इंतजाम नजर आया। फिनलैंड के 6 लोगों ने इस नाव में समुद्री यात्रा की, जिसके जरिए उन्होंने लोगों को प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों के इस्तेमाल की जगह और ऊर्जा जैसी क्लीन एनर्जी के विकल्प को अपनाने के लिए जागरूक किया। ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। वहां की सरकार प्रदर्शनों पर पाबंदी से जुड़ा एक बिल लाई, जिसके खिलाफ वहां के लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। रोके जाने पर भीड़ और पुलिस के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। लोगों ने पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने एक के बाद एक कई बम फेंके, जिससे वहां आग लग गई। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले इन प्रदर्शनकारियों ने एक रैली निकाली और बिल का विरोध किया। कई प्रदर्शनकारी कंधों पर झंडे रखकर पुलिस की तरह मार्च करते नजर आए। लोगों ने सरकार पर उनकी आजादी छीनने का भी आरोप लगाया। चंडीगढ़ में कोरोना संकट के बीच साइकिल की बिक्री में तेजी देखी गई। कोरोना की वजह से पिछले करीब 3 महीनों से जिम बंद है और ऐसे में लोग फिट रहने के लिए साइकिल चला रहे हैं, जिसकी वजह से साइकिल की मांग भी बढ़ती जा रही है। दुकानदारों ने बताया कि लोग खुद को फिट रखने के लिए साइकिल को अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हैं और इसी वजह से दिन ब दिन साइकिल की मांग भी बढ़ती जा रही है। ग्राहकों की मांग और पसंद को देखते हुए दुकानदार भी अपनी दुकानों में अलग अलग तरह की साइकिल रख रहे हैं। From the last 2 months, in the May and June, we got very good sales. We have a lot of good, customer right now. फिल्म राधे श्याम का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया। प्रभास की फिल्म राधे श्याम का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया। ये फिल्म अगले साल हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज होगी। इस फिल्म में प्रभास के साथ अभिनेत्री पूजा हेगड़े भी हैं। यूपी के बहराइच में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया। इस पर अलग अलग थानों में 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इस बदमाश के पास से काफी हथियार भी बरामद किए। यह 50,000 का इनामी था तथा इसके ऊपर 3 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत थे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने गोलाबारी की, जिसमें घायल सेना का एक जवान शहीद हो गया। इसके बाद सुरक्षा बल ने भी पाकिस्तान की गोलाबारी का करारा जवाब दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने कोरोना वायरस की वजह से महिला क्रिकेट के 2 साल पीछे चले जाने की आशंका जताई। मिताली राज ने बीते कुछ सालों में टीम की सफलता से मिली लय के खो जाने की भी चिंता जाहिर की। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ बदमाश एक बैंक से लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें 2 बदमाशों को बैंक से बाहर निकलकर भागते हुए देखा गया। उनके पीछे ही 2 और बदमाश बाहर निकले जो स्कूटर पर सवार दिखे। बताया गया कि वो सभी बैंक में ग्राहक बनकर दाखिल हुए थे और मौका मिलते ही बंदूक के दम पर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। लगभग 5 लाख रुपए के आसपास रकम गई है। उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद लौट रहे जवान एक नदी के तेज बहाव में फंस गए। पुलिस, एसटीएफ और एसएसबी के इन जवानों ने वहां जंगल में हुई मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया। लेकिन लौटते वक्त जवानों की गाड़ी एक नदी के बहाव में फंस गई। इसके बाद पानी के तेज बहाव में ही जवानों ने कतार बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा ताकि नदी को पार किया जा सके। कुछ जवान पहले ही किनारे पर पहुंच चुके थे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाकी जवानों ने भी नदी पार कर ली। इससे पहले बगहा के जंगलों में नक्सलियों से इन जवानों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ के दौरान जंगल के पास वाली सड़क से गुजरने वाली सभी गाड़ियों को भी रोक कर रखा गया ताकि उनकी आड़ में कोई नक्सली वहां से भाग न सके। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक हाथी के सड़क पर घूमने से अफरा-तफरी मच गई। बताया गया कि यह हाथी पास के जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस की टीम सड़क पर घूम रहे हाथी को पकड़ने में जुट गई। लोगों को पीछे आता देख हाथी सड़क पर भागने लगा, जिसके बाद वन विभाग के कुछ कर्मचारी हाथी के पीछे पीछे दौड़ते दिखाई दिए।
वन विभाग की टीम ने हाथी को भगाने के लिए कई बार फायरिंग भी की। गोलियों की आवाज सुनकर हाथी और तेज दौड़ने लगा। हालांकि काफी मेहनत के बाद वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल की तरफ भगा दिया। कोयंबटूर की तस्वीर, जहां हाथी जो है वो सड़क पर नजर आया, जिसके बाद अफरा तफरी की स्थिति हो गई। वन विभाग के कर्मचारी वहां पर पहुंचे और हाथी को पकड़ने की कोशिशें शुरू हुई। थाईलैंड के पथुमथानी में एक थीम पार्क में लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का एक मजेदार तरीका निकाला। थीम पार्क की खूबसूरती भी बनी रहे और लोगों के बीच 2 गज की दूरी के नियम का भी पालन हो, इसके लिए वहां झूलों की सीटों पर टेडी बेयर रख दिए गए ताकि लोग झूले की उस सीट पर बैठ ही ना पाएं। थीम पार्क में जहां भी नजर गई वहां हर झूले पर टेडी बेयर रखे दिखे। इससे हुआ ये कि लोग एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठे। झूलों पर सीटें तो अपनी जगह फिक्स होती हैं, ऐसे में उन पर टेडी बेयर रखकर थीम पार्क ने ऐसी तिकड़म अपनाई जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लोगों को खले ना बल्कि ऐसी सोशल डिस्टेंसिंग उन्हें भा जाए। और हुआ भी यही। थीम पार्क में मस्ती करने आए लोग साथ वाली सीट पर टेडी बेयर देखकर खुश नजर आए। एक लड़का तो टेडी बेयर को पकड़कर ही झूला झूलता दिखा। टेडी बेयर के साथ झूले पर हर सीट के बाद अगली 2 सीटों पर क्रॉस के निशान भी बने दिखे, जिनके जरिए लोगों को उन सीटों पर न बैठने की जानकारी दी गई। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज़फायर को तोड़ते हुए जम्मू कश्मीर के नौशेरा में गोलाबारी की। कल शाम 6:30 बजे से नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा रही है, जिसका भारतीय सेना भी करारा जवाब दे रही है। कल सुबह भी पाकिस्तान की गोलाबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया था। कांग्रेस ने फीस माफी और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द करने के लिए अभियान चलाया। कांग्रेस ने कोरोना वायरस की वजह से यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द करने और फीस माफी की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया। राहुल गांधी और मुक्केबाज विजेंद्र सिंह समेत कई नेताओं ने वीडियो जारी कर इस अभियान में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो 6 महीने तक की फीस भी माफ करने की मांग की। यूजीसी को भी एग्जाम्स कैंसिल करके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद में सचिवालय की पुरानी इमारत गिराने पर फिलहाल रोक लगा दी। हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका में कोरोना वायरस संकट में इस इमारत को गिराने से प्रदूषण फैलने की दलील दी गई थी। चीन कोरोना वायरस की वजह से इस साल देश में किसी भी खेल का आयोजन नहीं करेगा। हालांकि 2022 में बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स के ट्रायल जारी रहेंगे। यूपी की बागपत पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ के बाद घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पकड़े गए आरोपी पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने रुकने के लिए इसको बोला तो इसने फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया है, उसका इलाज कराया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और जमीन खिसकने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी ने अरुणाचल में हुए हादसे पर दुख जताते हुए राज्य को हर संभव मदद देने का भरोसा किया। जानकारी के मुताबिक अरुणाचल के पापुम-पारे जिले में जमीन खिसकने की वजह से एक घर इसकी चपेट में आ गया। इस हादसे में एक 8 महीने की बच्ची समेत परिवार के 8 लोगों की मौत हुई। हादसा गुरुवार को सुबह 2:30 बजे हुआ। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल सैकड़ों लोग एक दूसरे से दूरी बनाने की बात भूल गए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश भी दे दिए। क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कोरोना के खतरे का जरा भी ख्याल नहीं रखा। वहां इतनी भीड़ जुट गई कि इस माहौल में कोई भी देखकर घबरा जाए। न सिर्फ बड़े बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी दिखाई दिए, लेकिन किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों का हुजूम जहां से भी गुजरा वहां भीड़ कम होने की बजाय और बढ़ती गई। लोग नाचते गाते एक दूसरे के साथ चलते रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों के मुताबिक बारिश के दिनों में नदी से रेत निकालने पर पूरी तरह से पाबंदी रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर में खुलेआम एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सीहोर में नर्मदा नदी से दिन के उजाले में मशीनों और ट्रैक्टरों की मदद से रेत निकाली जा रही है और फिर उन्हें ट्रकों के जरिए भेजा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि रेत माफिया और इन ट्रकों के खिलाफ ना तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और ना ही पुलिस।
खास बात ये कि सिवनी जिला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बधनी में आता है। दिल्ली हाई कोर्ट से जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जील इमाम को झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र और देश विरोधी भाषण देने के आरोपी शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। शर्जील इमाम पर नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अयोध्या के रेलवे स्टेशन में सुधार की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने बताया कि यहां बन रहे राम मंदिर के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन का काम तेजी से जारी है। बीसीसीआई ने सीईओ राहुल जौहरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। राहुल जौहरी ने इस साल फरवरी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन तब इसे स्वीकार नहीं किया गया था। पटना में मामूली टक्कर के बाद बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि घटना के वक्त महिला अपने पति और बच्चे के साथ बाइक पर बैठकर अपने ससुराल जा रही थी और इसी दौरान उनकी और आरोपियों की बाइक के बीच टक्कर हो गई थी, जिससे विवाद काफी बढ़